नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी जो पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है आपके लिए रेगुलर नियमित, उसकी आज ये 12वीं क्लास होने जा रही है। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डेली उपलब्ध हो रहा है। दोस्तों, आप डेली के डेली आप लाइव जुड़िए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लाइव जुड़कर अपने नोट्स बनाइए। दोस्तों, फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला। इतना कोई बंदा आपको नहीं बोलेगा बार बार, इतना फोर्स आपको कोई करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार कि आप जितना हो सके आप नोट्स बनाने की कोशिश करें। अपने नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा होगा। उन चीज़ों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बार बार एक बार वीडियो देखने पॉज कर करके रोक रोक के उसको आप नोट्स बनाइए। लास्ट में आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ने होंगे। एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा आप जितना जल्दी जल्दी कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, आप उठ खड़े हो, कदम बढ़ाओ, चलते रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरी इतनी भी आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 100% नौकरी भी आपके कदम चूमने लगेगी। मेहनत मांगती है, वो भी रेगुलर नियमित। आप मेहनत करोगे तो 100% जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। दोस्तों, अपनी आज ये 12वीं क्लास होने जा रही है। इसी को मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज अपना इससे पहले मैंने राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो भी मिट्टियाँ थी, उनकी समस्या कौन सी थी, उनकी समाधान कौन सा था, पूरा का पूरा एक ही वीडियो मैंने एक ही चैप्टर में करवा दिया, एक क्लास में। आज दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक लेने जा रहे हैं। इसका मेरे हिसाब से 2 क्लासें करनी पड़ेगी तब जाके ये टॉपिक होगा। वो है दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा दोस्तों? जैव विविधता। टॉपिक का नाम क्या दोस्तों? जैव विविधता। जैव विविधता और वन्य जीव। जैव विविधता, वन्य जीव और अभयारण्य। दोस्तों, ये टॉपिक पूरा एक ही है। ये पूरा का पूरा टॉपिक एक ही है। ये पूरा का पूरा एक में ही आता है। मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वन्य जीव, वन्य जीव और अभयारण्य, ये पूरे के पूरी चीजें एक में ही आता है। लेकिन मैं आज आपको जैव विविधता के बारे में अच्छे से बताऊंगा। जैव विविधता होती क्या है, वन्य जीव क्या है, अभयारण्य क्या है, आपको अच्छे से समझना बहुत काम आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जैव विविधता। मैं आज ज़्यादातर फोकस इन दोनों पे नहीं करके जैव विविधता पर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट अपने को जैव विविधता समझना है कि जैव विविधता होती क्या है, जैव विविधता कहते किसे हैं। ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको बहुत मजा आएगा कि जैव विविधता रियल में क्या होती है। देखो दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है जैव। क्या लिखा हुआ है? जैव। जैव का मतलब होता है जीव। विभिन्नता का मतलब होता है अंतर। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? अंतर, या मैं कह सकता हूं विभिन्न, डिफरेंट कह सकते हैं। तो जीवों में अंतर, जीवों में अंतर यानी कि पृथ्वी पर जितने भी, पृथ्वी पर का जो जैव मंडल है, पृथ्वी पर जितने भी जो जीव जंतु, पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, मैं ऐसा कह सकता हूं पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, चाहे पशुओं की हो, या मैं ऐसा कह सकता हूं चाहे पादप की हो, चाहे वो जंतु की हो, उन सब में जो अंतर पाया जाता है, जो विभिन्नता पाई जाती है, उसको जैव विविधता कहा जाता है। यानी पृथ्वी के जैव मंडल पर, पृथ्वी के जैव मंडल पर जितने भी प्रजातियां पाई जाती है, उन सभी प्रजातियों में जो विभिन्नता देखी जाती है, वही जैव विविधता है। कोई कालो रहे, कोई गोरो रहे, किन्हीं हेंगड़ा रहे, किन्हीं फूंच रहे, किन्हीं की रहे, उन सब में अंतर है। अब बस उनमें कोई ठिंगने होते, कोई मोटे होते, कोई तगड़े होते, कोई ताज़ा होते, उन सब को ही जैव विविधता कहते हैं। किसी की आंखों का रंग अलग होता है, किसी की चमड़ी का रंग अलग होता है, किसी के कान बड़े होते, किसी के कान छोटे होते, होते कि नहीं होते, वो सब के सब जैव विविधता है। तो एक ही बात ध्यान रखना, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? आगे, ये जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा? इस जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? याद करना दोस्तों, वाल्टर जी रोजेन ने करा था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने करा था। यह क्वेश्चन पिछले रीट में आया था कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? वाल्टर जी रोजेन ने करा था। लेकिन इस जैव विविधता का जनक, जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है।
अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? वॉल्टर जी रोजेन ने करा था। ये पिछले रीट में आया था। और जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। गजब की बात है, दोनों पॉइंट याद रखना। एक खास बात और बताता हूं, जो ये जैव विविधता ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अपन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जैव विविधता मनाते हैं भाई 22 मई के दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बहुत ही गजब की बात है, याद रख लेना एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाते हैं। कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। ये चीजें आपके दिमाग में होगी तभी ये काम अच्छा होगा। आपकी ये मुख्य भूमिकाएं आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि जैव विविधता होते क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो। उसके बाद में जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने करा था, लेकिन जैव विविधता का जो जनक है वो एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को माना जाता है। और एक खास बात और बता देता हूं, 2011 से लेकर 2020 के बीच का जो ये 10 वर्ष थे ना, ये जो दशक था ना, इसको जैव विविधता दशक के रूप में भी जाना गया। आई बात सुन में, बहुत गजब की बात बताई कि जो 2011 से लेकर 2020 के मध्य जो 10 वर्ष थे, जो ये दशक था, इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के रूप में जाना गया। ये भूमिका, ये थोड़ी सी कुछ बात आपके दिमाग में, आपके पल्ले पड़ी क्या? बहुत काम की है, बहुत काम की है। समझ में आई क्या दोस्तों? समझ में आई क्या? आगे बात करता हूं जैव विविधता के बारे में, आगे बात करता हूं दोस्तों। ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का बिल्कुल संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधताओं का संरक्षण करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी काम चलता है, अपने भारत लेवल पर भी काम चलता है, राजस्थान के लेवल पर भी काम करता है। मतलब जैव विविधताओं का संरक्षण बिल्कुल करना चाहिए, जैव विविधताओं का संरक्षण बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम चलता है। आई बात समझ में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान बनी हुई है। उस संस्थान का नाम क्या, मैं आपको बता देता हूं। उस संस्थान का नाम है IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। आई बात सुन में, मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पूरा नाम बोलूं तो एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका पूरा नाम है IUCN। किसका नाम है? IUCN का। इसकी स्थापना कब होती है? बहुत ही अच्छी बातें बताता हूं। इसकी स्थापना होती है भाई साहब 1948 में। और जो इसका मुख्यालय है ना दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पे है? याद कर लेना, इसका मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ये करता क्या है भाई साहब, इसका कार्य क्या है? बहुत ही गजब की बात है। जो जैव विविधता है, जो दोस्तों जैव विविधता है, इस जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, और जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करना और उनका विकास करना। बहुत अच्छी बात बताई मैंने, बहुत ही गजब की बात बताई है कि IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधताओं का संरक्षण करता है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करता है, उनका विकास करता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहां पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। आई बस सुन में, इसका प्रतीक रेड पांडा, इसका प्रतीक जो है ना, इसका लोगो वो लाल पांडा है इसका प्रतीक। अब देखो दोस्तों करता क्या है ये IUCN, क्या करता है? वर्ष 1972 से IUCN ने वर्ष 1972 से एक बुक निकालना जारी करा। उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। उस बुक का नाम क्या दोस्तों? रेड डाटा बुक। ये IUCN क्या करता है? 1972 से रेड डाटा बुक जारी करता है। और इस बुक में
IUCN ये लिखता है कि भाई साहब जितनी भी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जितने भी संकटग्रस्त जो पादप है, जीव जंतु है, उन सब का इस रेड डाटा बुक में वर्णन करता है। कौन करता है? IUCN। क्यों करता है? क्योंकि इस रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों का उल्लेख होने से हमारी दृष्टि, हमारा जो मेन फोकस है, उन जो दुर्लभ हो रही प्रजातियां हैं उन पर ज्यादा अपनी निगरानी रख सकते हैं। समझ में आई क्या? IUCN 1972 से सबसे पहली बार रेड डाटा बुक जारी करी। क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक में क्या छपता है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। जो संकटग्रस्त, जो विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां पाई जाती है, उनका उल्लेख रेड डाटा बुक में मिलता है। ये छापता कौन है? IUCN। कब से छापता है? 1972 से छापता है। 1972 से ये छापने लगा है। भाई साहब अभी नवीनतम रेड डाटा बुक कब प्रकाशित हुई थी? 2010 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2010 में, जनवरी 2010 में नवीनतम जो रेड डाटा बुक है वो 2010 में प्रकाशित हुई थी। इस रेड डाटा बुक में भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, अलग अलग प्रकार की बुकें और जारी होती इसके अंदर भी। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, या आप उतारो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, थोड़ा और डीपली कर देता हूं, थोड़ी और अच्छी बातें बताता हूं। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन आए हुए, मैं इसको थोड़ा और डीपली करता हूं। आप इतना छापो, मैं और बता देता हूं क्या क्या करना है। ये छापो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। और मिटाओ दोस्तों, देखो जो रेड डाटा बुक है ना दोस्तों, ये रेड डाटा बुक है। कौन सी? रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्रजाति है उनका उल्लेख मिलता है। इस रेड डाटा बुक में के भी अनेक प्रकार है, अनेक प्रकार है। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे एक तो होती है लाल रंग की रेड डाटा बुक, एक होती है सफेद रंग की रेड डाटा बुक, एक होती है हरे रंग की रेड डाटा बुक, नीले रंग की, पीले रंग की, दुनिया भर की है। आप तीन का ध्यान रखो, इन तीन का याद रखो, बहुत अच्छी बातें हैं। जो लाल रंग की रेड डाटा बुक है ना दोस्तों, ये उन दुर्लभ प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। इस लाल रंग की जो रेड डाटा बुक है, इसमें उन दुर्लभ प्रजातियों का उल्लेख मिलता है जो विलुप्त के कगार पर है। जो किसके कगार पर है? विलुप्त के कगार पर है, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर है उनका लाल रंग की रेड डाटा बुक में उल्लेख मिलता है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। समझ में आई क्या? आगे जो सफेद रंग की रेड डाटा बुक है, इसमें किन प्रजातियों को उल्लेख मिलता है? वे प्रजातियां जिनको कुछ निश्चित स्थान पर ही देखा जाता है। यानी कि लाल रंग की जो रेड डाटा बुक में, इसमें तो उन प्रजातियों को उल्लेख मिलता है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो कुछ दिनों तक इनका ध्यान नहीं रखा, कुछ महीनों तक, तो ये समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर है उनका उल्लेख इसमें मिलता है, लाल रंग की रेड डाटा बुक में। सफेद रंग की जो रेड डाटा बुक में, इसमें क्या मिलता है? उन दुर्लभ प्रजातियों का उल्लेख मिलता है जो भाई साहब कुछ निश्चित, कुछ गिने चुने स्थानों पर ही वो पशु पक्षी या पादप देखे जाते हैं। यदि उनका ध्यान नहीं दिया तो ये सब खत्म हो जाएंगे। हरे रंग की रेड डाटा बुक में क्या मिलता है कि वे दुर्लभ प्रजातियां जिनका समय रहते भाई साहब क्या दे दिया गया? ध्यान दे दिया गया। इसकी वजह से इस हरे रंग में उन प्रजातियों का उल्लेख मिलता है कि इनका समय रहते इन प्रजातियों पर ध्यान दे दिया, ध्यान देने की वजह से इनका वापस क्या हो गया भाई साहब? संरक्षण हो गया और इनको वापस बढ़ावा मिल गया। इनका वापस धीरे धीरे ये बढ़ रही है। तो देखो, लाल रंग की रेड डाटा बुक, इसमें विलुप्त होने के कगार पर जो भी प्रजाति उनका उल्लेख मिलता है। सफेद रंग की जो रेड डाटा बुक में, इसमें उन प्रजातियों का उल्लेख होता है जो कुछ निश्चित स्थान पर ही मिलती है। ध्यान नहीं दिया तो भाई साहब ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हरे रंग की रेड डाटा बुक में क्या मिलता है? यानी कि इन पर समय रहते ध्यान दे दिया, इसकी वजह से ये भाई साहब बच गई और इनका वापस धीरे धीरे इनका संरक्षण हो रहा है। ये तो भाई साहब हुआ IUCN की बात, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में स्थापना हुई, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। जो संकटग्रस्त प्रजाति है उनका उल्लेख करना। ये भाई साहब संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक लिस्ट जारी करता है, एक बुक जारी करता है 1972 से, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। उसके अलग अलग भाग है, पूरी चीज डीपली से बता दी है। इससे बाहर कोई चीज नहीं हो सकती है। भाई साहब नोट्स बनाने की कमी आपकी हो सकती है, मेरा पढ़ाने का काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, पूर्ण ईमानदारी से करते हुए अपना निर्वहन कर रहा हूं। आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें, तब जाके आप एग्जाम फाइट कर पाओगे। इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। उतारू, मिटाऊं दोस्तों? ये बिल्कुल मिटा दूं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, मिटा रहा हूं मैं, अभी मिटा दूं, ठीक है। ये तो भाई साहब इंटरनेशनल स्तर पर हुई थी, ये तो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, भारतीय स्तर पर भी हुई थी।
लेकिन अपन राजस्थान की पढ़ रहे, इसीलिए मैं अपने राजस्थान पे आऊँगा। भारतीय स्तर पर भी भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो 2002 था उसको भी लागू करा था। भारतीय जैव विविधता जो अधिनियम 2002 थे ना, उसके प्रावधानों को लागू करा था। भारत में जो जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जो भी भारत में जैव विविधता है उनका संरक्षण किया जा रहा था। उसी 2002 के अधिनियम के तहत राजस्थान में क्या करा था, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन करा था। जैव विविधता बोर्ड का गठन करा था। कब करा था, 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है। इसका जो मुख्यालय है, ये बोर्ड कहाँ बना हुआ है, याद कर लेना दोस्तों, जयपुर में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जयपुर में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्य जैव विविधताओं का संरक्षण करना, जैव विविधताओं को बढ़ावा देना, जैव विविधताओं का विकास करना, ये राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। जो इसकी मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है। समझ में आ गई क्या दोस्तों? यहां तक आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना? आपको एक दो चीजें और बता देता हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान में, अपने राजस्थान में 3 स्थान ही हैं जो जैव विविधता विरासत के रूप में है। राजस्थान में 3 स्थान है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में कितने ऐसे स्थल है जिनको जैव विविधता स्थल के रूप में जाना जाता है? 3 है। कितने दोस्तों? 3। राजस्थान में 3 स्थान ऐसे हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से, मैं अच्छा से बता देता हूं दोस्तों। एक तो आपको पता है जैसलमेर में ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ये कहां पे, याद कर लेना दोस्तों, जैसलमेर। कहां पे है दोस्तों? जैसलमेर। याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपको पता है अजमेर में जहां से लूनी नदी निकलती है, वो कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नाग पहाड़ियां। कौन सी है दोस्तों? नाग पहाड़ियां। और ये कहां है दोस्तों? अजमेर में। इसको भी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। तीसरा याद कर लेना दोस्तों, छापोली मनसा माता। कौन सी माता? छापोली मनसा माता। छापोली जो मनसा माता है, ये भी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। ये कहां पे है दोस्तों? झुंझुनू में। कहां पे दोस्तों? झुंझुनू में। ये 3 जो स्थान है, इनको राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, छापोली मनसा माता जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है? झुंझुनू में है। नागपाड़ कहां है? अजमेर में। अकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर में। याद हो जाएगा क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात बताइए, बहुत ही गजब की बात है। उतारो दोस्तों, इसको उतारो। और लास्ट में एक बात और बता देता हूं, बहुत ही तगड़ी बात है, बहुत ही गजब है। राजस्थान का ये ऊपर वाली चीज मिटाऊं थोड़ी सी, मैं इस तरफ थोड़ी बात मिटाता हूं। ये बताओ, राजस्थान का, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया, राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क कहां है? या ऐसा पूछ सकता है कि राजस्थान का जैव विविधता पार्क कहां है? जैव विविधता पार्क कहां है राजस्थान में? याद कर लेना, वो है गमदर वन क्षेत्र। गमदर वन क्षेत्र वो कहां है? उदयपुर में। गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है। बहुत ही गजब की बात है। ये भाई साहब उतार देना इस बोर्ड पे, इस स्लाइड पे जो मैंने बातें लिखी है, 100% यहां से क्वेश्चन टपकता है। बहुत ही गजब के क्वेश्चन टपकता है। राजस्थान में कितने जैव विविधता विरासत स्थल है? 3। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, नागपाड़ अजमेर और छापोली मनसा माता झुंझुनू। राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहां स्थित है? जैव विविधता पार्क कहां है? गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। उतारो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाता हूं, फिर अपने आगे के पॉइंट को करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही गजब की बातें हैं। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं ढूंढ के लेके आता हूं। मिटा दो दोस्तों इसको, ठीक है। अब आगे दोस्तों, अब जो ये जैव विविधता है, अब मैं जैव विविधता को तो समझा तो दिया आपको, समझा तो दिया। अब इस जैव विविधताओं का संरक्षण कैसे करेंगे? इस जैव विविधताओं का संरक्षण कैसे कर सकते हैं भाई साहब? 2 तरीके से कर सकते हैं।
इन जैव विविधताओं का संरक्षण कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। जैव विविधताओं का संरक्षण कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। जैव विविधताओं का संरक्षण कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तरीका है दोस्तों स्वस्थाने, एक तरीका है स्वस्थाने, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं इन सिटू। दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों? बहिस्थाने, जिसको क्या कहते हैं? एक्स सिटू, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स सिटू। समझ में आई क्या? जैव विविधताओं का संरक्षण अपन कितने तरीकों से कर सकते हैं? 2 तरीके। एक तो है स्वस्थाने यानी इन सिटू, एक है बहिस्थाने एक्स सिटू। होता क्या है भाई साहब, सर तो हमारे तो खोपड़ी में बैठो ही को नहीं, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ियो। बिल्कुल पल्ले पड़ेला, बार बिल्कुल अच्छे से पल्ले पड़ने वाला है कि भाई साहब स्वस्थाने क्या होता है? यानी कि जो प्रजातियां जिस जगह रह रही है, यानी कि प्रजातियों के मूल निवास पर, प्रजातियों के प्राकृतिक निवास पर, जहां पर वो जन्मी, जहां पर वो रह रही है, वहीं पर उनका संरक्षण करना, वो कहलाता है स्वस्थाने। यानी कि प्रजातियों के मूल निवास, प्रजातियों के मूल निवास या प्राकृतिक स्थान पर ही उनका संरक्षण करना, वो कहलाता है स्वस्थाने या इन सिटू जैव विविधता संरक्षण का पहला भाग है कि भाई साहब जो प्रजातियां जिस स्थान पर जन्मी, जिस स्थान पर रह रही है, उसी स्थान पर, उसी के मूल निवास पर उनका संरक्षण करना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभयारण्य में कोई भी जीव जंतु, जो भी जंगली जानवर है, उनका अभयारण्यों में ही उनका संरक्षण करना, वो कहलाता है भाई साहब स्वस्थाने। जैसे अभयारण्य किस में आएगा? स्वस्थाने में आएगा। जैसे मैं और बता देता हूं, राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान भी किस में आएगा भाई साहब? ये भी स्वस्थाने में आएगा। किस में आएगा? स्वस्थाने। समझ में आएगी क्या? जहां पे जीव जंतु पादप जहां पे उगे, जहां पे रहे, उनका मूल निवास है, वहीं पर उनका संरक्षण करना, वहीं पर उनका पालन पोषण करना, वहीं पर उनका संरक्षण करना, वो है स्वस्थाने। बहिस्थाने क्या है? जो प्रजातियों को अपने मूल निवास या प्राकृतिक स्थान से हटाकर किसी कृत्रिम स्थान पर रखना, यानी कि किसी कृत्रिम स्थान पर उनका क्या करना भाई साहब? संरक्षण करना। किसी कृत्रिम बनाए गए स्थान पर उनका संरक्षण करना, वो कहलाता है बहिस्थाने या एक्स सिटू कहलाता है। जैसे आपने माचिया सफारी पार्क नाम सुना होगा, जैसे जंतुआलय। क्या है भाई साहब? जंतुआलय मानव के द्वारा बनाए गए मतलब पिंजरे होते हैं, जहां पर जंतुओं को ला कर छोड़ा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं चिड़ियाघर। क्या है दोस्तों? चिड़ियाघर है भाई साहब। चिड़ियाघर भी अपने द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे मैं आपको बनूं वानस्पतिक उद्यान मतलब बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल गार्डन कह सकते हैं, बायोलॉजिकल पार्क या बायोलॉजिकल गार्डन, वानस्पतिक पार्क या वानस्पतिक उद्यान, ये भी बहिस्थाने में आता है। समझ में आई क्या भाई साहब? जैव विविधताओं को अपन 2 तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। एक तो जिस स्थान पर वो उगे, यानी कि प्रजातियों के मूल निवास स्थान पर, उनके प्राकृतिक स्थान पर ही उनका संरक्षण करना, वो स्वस्थाने कहलाता है। प्रजातियों के उनके मूल निवास से हटाकर, यानी कृत्रिम स्थान पर उनका संरक्षण करना, वो बहिस्थाने या एक्स सिटू जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। दोनों पॉइंट समझ लेना। यहां से क्वेश्चन कोई 500 बार आ गया होगा। मैंने, मेरी नजरों में 3-4 बार तो मैंने एग्जामों में देख लिया इसको कि बहिस्थाने क्या होता है, स्वस्थाने क्या होता है। समझ में आ गई क्या दोस्तों? लिख लो, छाप लो, हाथों हाथ छाप लो। इससे बाहर कोई कंटेंट जाने वाला नहीं है, मैं मानता हूं। भाई साहब पशु परिचर की भर्ती है, ये सोच लो कोई रीट वीट निकाल दोगे आप इससे, रीट फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह की पोस्ट निकालोगे इससे, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। उतारो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से उतार दो। फिर मैं आपको अलग बात बताता हूँ। कर दिया दोस्तों? ठीक है, अब अपनी बारी आती है। अब मैं थोड़ा और डीपली नहीं कर रहा हूँ, अब इस टॉपिक को इतना भी डीपली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं अपने थोड़े से वन्य जीव या अभयारण्य के संदर्भ में आता हूँ कि मुख्य बातें कौन कौन सी अपने राजस्थान में, एक मुख्य बातें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, यानी मुख्य बिंदु। पहली बात बताता हूँ, राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं। दूसरी बात, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। ये सब राजस्थान के संदर्भ में है ना, राजस्थान के
संदर्भ में पढ़ेंगे क्योंकि अपना राजस्थान है ना। फिर तीसरा, राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, राजस्थान में मृगवहन कितने हैं, राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, राजस्थान में बाघ परियोजना, या मैं ऐसा कह सकता हूं टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं। फिर मैं ले सकता हूं राजस्थान में रामसर साइट, या इसी को कह सकता हूं वेटलैंड क्षेत्र, या मैं इसी को कह सकता हूं नम भूमि या आर्द्र भूमि। ये कितने हैं, ये जो चीजें बताई ना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। देखो राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं, याद कर लेना 26। राजस्थान में 26 अभयारण्य है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, 5 है। राजस्थान में मृगवहन कितने हैं, 7 है। कौन कौन से, इन सब चीजों की चर्चा करने वाला हूं, यूनिक में छोड़ने वाला हूं भाई साहब, एक एक चीज की मैं चर्चा करूंगा, कौन से कहां पर है, क्या है, कैसे क्या, सब चीजें बताऊंगा। राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने, 33 है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 27 है। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने वर्तमान तक, 27 है। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कितनी है, यहां तक लोग कंफ्यूजन होते हैं भाई साहब। देखो राजस्थान में इतने दिन बाघ परियोजना थी 4, अब एक और हो गई है, वर्तमान में बाघ परियोजनाएं हैं 5, लेकिन किताबों में अभी तक 4 ही बता रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो एक अभी जो लेटेस्ट अगस्त 2023 में जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व बनाया गया 5वां, उसको ऑफिशियल साइट पर अभी तक डाला नहीं है, इसीलिए किताबें वाले भी सब के सब 4 ही बता रहे। लेकिन दोस्तों 4 और 5 कभी दोनों साथ साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तो ये पर्सन डिलीट होगा। कुछ किताबों में तो 5 बता रखे, कुछ किताबों में 4 बता रखे, लेकिन दोस्तों आपको 4 और 5 दोनों याद करना, ऑप्शन क्या है उस पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। देखो पहला रणथंभौर बाघ परियोजना है, दूसरी सरिस्का है, तीसरे क्या अपनी मुकुंदरा हिल्स है, चौथी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और 5वीं जो नई बनी अगस्त 2023 में धौलपुर करौली बाघ परियोजना, वो अभी तक ऑफिशियल साइट पे नहीं चढ़ने की वजह से अभी किताबों में 4 ही बता रहा है। और भाई साहब रामसर साइट कितने हैं, याद कर लेना 2 है। रामसर साइट कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक तो आपको ध्यान रखना केवलादेव है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, और दूसरा है दोस्तों सांबर। जो ये केवलादेव घना पक्षी विहार है ना, ये बना था 1981 में, और सांबर बना था 1990 में। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना। अभयारण्य कौन कौन से मैं अच्छे से बता दूंगा। राष्ट्रीय उद्यान कौन से, रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है। जंतुआलय कौन से मैं ये भी बता दूंगा, जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, ये सब चीजें बताऊंगा। मृगवहन कौन कौन से बताऊंगा, आखेट निषिद्ध क्षेत्र में इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। कंजर्वेशन रिजर्व में जो खास बातें वो बताऊंगा। बाघ परियोजना कौन सी है ये मैं आपको पूरी बताने वाला हूं। समझ में आ गई क्या दोस्तों। ये चीज उतार दो, छाप दो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से क्वेश्चन मैं कहता हूं हर बार छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। उतार दोगे दोस्तों, कर दो। मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं, कहीं बंद नहीं हो गया कल परसों की तरह, और प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लो एक बार, जल्दी कर लो। हाँ अब अपन उसी के आगे और देखते थे। अब दोस्तों मैंने सब चीजें मुख्य मुख्य बिंदु बता दिए। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हेडिंग लगाओ दोस्तों अपने कॉपी में, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए, 3 है। 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले याद रखना दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। और जो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये बना कब था, याद कर लेना 1980 में बना था। मैं एक एक की चर्चा करूंगा। दूसरा कौन सा है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये कहाँ है दोस्तों, ये भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर में। ये कब बना था, 1981 में। और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों
वो है मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स। और ये कहाँ है दोस्तों? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कोटा और चित्तौड़गढ़ में, याद कर लेना। और ये कब बना था? 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012 को ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों के तीनों लिख देना। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर वाला। कब बना? 1980 में। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। राजस्थान का दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अब बस सुन में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आई बस में, तो पहला आज हेडिंग लगाओ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। अपन पहले आज इसका चर्चा करेंगे, उसके बाद में अगले की चर्चा करेंगे। हेडिंग लगा दो जल्दी से जल्दी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं। अब है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहला हेडिंग लगा दिया। हाँ देखो, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है दोस्तों? याद कर लेना, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। अब काम की कौन कौन सी बातें हैं मैं बता देता हूं। ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कब बना? याद कर लेना, 1980 में। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बात आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1980 में। राजस्थान, ये बाघ परियोजना कब बनी? याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही गजब की बात है। ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। यहां पर ये बाघ परियोजना कब बनी थी? 1973 में। याद कर लेना, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। यह भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रथम बाघ परियोजना है। कब बनी थी? 1973 में। गजब की बात है, दोनों पॉइंट पहुंचते थे। इसका मतलब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी यही है। आई बस में आगे, इसका उपनाम क्या है? बहुत ही गजब की बात है, ये क्वेश्चन आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का उपनाम क्या है? इसको भारतीय बाघों का घर कहते हैं। भारतीय बाघों का घर कहते हैं, यानी कि रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहते हैं। यहां पर भाई साहब सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। यहां पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इसीलिए तो आपको पता है, जो रणथंभौर से लेकर इधर अपने एमपी में गुन्ना, एमपी कहां है दोस्तों? गुन्ना, यानी कि रणथंभौर सवाईमाधोपुर से लेकर एमपी गुन्ना के मध्य भाई साहब बाघ आराम से घूम सके, मजे करते करते घूम सके। इसीलिए यहां पर इन दोनों के मध्य क्या बनाया गया? बाघ गलियारा बनाया गया। क्या बनाया गया? बाघ गलियारा, टाइगर गलियारा बनाया गया, ताकि बाघ आराम से विचरण कर सके, बाघ आराम से घूम सके। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब बाघ गलियारा कहां बनाया गया? किन दो स्थानों के मध्य बनाया गया? रणथंभौर सवाईमाधोपुर से लेकर गुन्ना एमपी तक इनके बीच में बाघ आराम से आवागमन कर सके, आराम से घूम सके, इसीलिए इनके मध्य बाघ गलियारा बनाया गया। थोड़ा ध्यान रखना, गजब की बात है। तो रणथंभौर को भारतीय बाघों का क्या कहते हैं? घर कहते हैं। भाई साहब, जो ये रणथंभौर अभयारण्य जहां पर है, यहीं पर तो ध्यान रखना, मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे तभी तो मैंने बताया था, यहां पर रणथंभौर अभयारण्य में अरावली की पहाड़ियां और भाई साहब इस तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां। इस तरफ कौन सी पहाड़ियां? विंध्याचल की पहाड़ियां। ये दोनों पहाड़ियां भाई साहब यहां पर क्या करती है? मिलती है। इन दोनों पहाड़ियों का क्या होता है? मिलन होता है। कहां पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। तभी तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अरावली की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां जहां पर ये मिलती है ना भाई साहब, इस रणथंभौर उद्यान में, वहीं पर तो राजस्थान की क्या पाई जाती है? रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। वहां पर क्या पाई जाती है? राजस्थान की रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भौतिक प्रदेश में आपको अच्छे से बताया था कि राजस्थान में रंगीन की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? रंगीन पहाड़ियां वो है भाई साहब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर अरावली की, एक तरफ तो अपने अरावली की पहाड़ियां और एक तरफ है विंध्याचल की पहाड़ियां, वो दोनों का मिलन होता है। वहां पर मिलने जैसा आभास होता है, प्रतीत होता है। वहां पर पहाड़ियां मिलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए एक तो अरावली के पादप वगैरह और एक अपने विंध्याचल के पादप वगैरह, वो दोनों मिक्सचर होते हैं वहां पर, इसीलिए वहां पर रंगीन पहाड़ियां पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन करेगा ना भाई साहब तो J2 ऑफिशियल चैनल वाले बंदे ही करेंगे, और किसी को आने का कोई चांस ही नहीं है भाई साहब। ऐसी चीजें याद कर लेना, कॉपी में छापो दोस्तों हाथों हाथ। फिर मैं आगे और बताता हूं।
बहुत ही और चीज़ें, बहुत सारी अपने पास में चीज़ें याद करने लायक। ये मिटाओ दोस्तों, आगे आगे बात करते हैं। अब ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अपन क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से यहाँ पर जीव जंतु है। देखो दोस्तों, एक काला गरुड़ है। कौन सा है दोस्तों? काला गरुड़। ये काला गरुड़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काला गरुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर और क्या पाए जाते भाई साहब? बाघ पाए जाते। क्या पाए जाते? बाघ पाए जाते। याद कर लेना भाई साहब। यहीं पर एक बाघिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? बाघिन। बाघिन पाई जाती है। उस बाघिन का नाम क्या है दोस्तों? मछली। क्या नाम है? मछली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। मछली नाम की बाघिन कहाँ पाई जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है मछली नाम की बाघिन। इसको ब्रिटेन की जो ट्रेवल मैगजीन निकलती है उसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, क्योंकि भाई साहब ये जो मछली ना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो मछली नाम की जो बाघिन है ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी वजह से ब्रिटेन की जो ट्रेवल मैगजीन छपती है उसने मछली नाम की जो बाघिन है उसको कहा था बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप तो, इसीलिए इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। इसको रणथंभौर की क्या कहते हैं भाई साहब? गजब की बात है, इसको रणथंभौर की क्वीन कहते हैं। रणथंभौर की क्वीन कहते हैं भाई साहब, देख लो। अब रणथंभौर की रानी कहते हैं तो फिर मछली तो इसका मतलब क्वीन तो है। इसका एक और उपनाम है, इसको क्रोकोडाइल क्वीन कहते हैं। क्रोकोडाइल क्वीन भी कहते हैं भाई साहब। गजब की बात है। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया भाई साहब। एक और बता देता हूं, ये जो मछली बाघिन है ना दोस्तों, इस मछली बाघिन की पुत्री है एक पुत्री है जिसका नाम था T16। इसका नाम पहले भी यानी इसका नाम है T19, इसका नाम था T16। मछली का पहले नाम था T16, लेकिन फिर इस बाघिन का नाम, ये जो बाघिन है ना दोस्तों T16, इसका पहले तो नाम था T16, फिर बाद में इसका नाम कर दिया मछली। अब इस मछली जो बाघिन है इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है T19। और अभी जब अशोक गहलोत पिछले साल में अपने अशोक गहलोत का कार्यकाल था तो मछली जो बाघिन है इसकी पुत्री थी जो T19, उसका नाम अपनी एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो कृष्णा पूनिया के नाम पर इस मछली की पुत्री का नाम क्या कर दिया? कृष्णा कर दिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो कृष्णा बाघिन किसकी पुत्री है? मछली बाघिन की पुत्री है। इसका पहले नाम था T16 और इस कृष्णा का पहले नाम था T19। अभी समझ में? तो अब क्वेश्चन आ सकता है, बाघिन मछली और बाघिन कृष्णा कहाँ पाई जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बहुत ही गजब की बातें याद कर लेना, याद कर लेना भाई साहब। ऐसी चीजें कोई बताने वाला नहीं है। मिटाऊं थोड़ा? हाँ। अब भाई साहब आप कभी घूमते फिरते रणथंभौर में चले गए, आप कभी घूमते फिरते रणथंभौर में चले गए तो आपको ध्यान तो होना चाहिए ना भाई साहब उठ कहीं कहीं देख सको आप हैं। खाली मछली कृष्णा ने देखन थोड़ी जाओ उठे, और कहीं कहीं है। मैं बता देता हूँ वहां पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, वहां पर और क्या क्या देख सकते हो भाई साहब आप। देखो एक वहां पर बना है भाई साहब बहुत ही बड़ा जोगी महल बना है, जोगी महल बना हुआ है। वहां पर आप रणथंभौर का किला देख सकते हो। मजा करना भाई साहब उठ देखन जाओ थोड़ा। रणथंभौर का किला है वहां पर। और क्या है भाई साहब? वहां पर एक कुत्ते की छतरी है। वहां पर क्या है भाई साहब? कुत्ते की छतरी है। कुकुरराज की घाटी पर कुत्ते की छतरी है भाई साहब। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है पद्मला तालाब। कौन सा तालाब है दोस्तों? पद्मला तालाब। ये पद्मला तालाब भी वहीं पे है। अभी बस में कुत्ते की छतरी है, पद्मला तालाब है, बहुत ही अच्छी अच्छी है। एक और तालाब का नाम बता देता हूं मैं, यहाँ पर एक मलिक तालाब भी है। पद्मला तालाब, मलिक तालाब, ये सब के सब यही है भाई साहब। देखने लायक है, मजा आ जाए थे। एक बार थे जाओ तो करी जोगी महल में, रणथंभौर का किला, कुत्ते की छतरी, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, बहुत ही गजब की बातें, मजा आ जाए। एक बार थे देखन जाओ, आनंद ले लो थे। आदर अटने तो मछली बागिन, अटने कृष्णा बागिन भाई साहब कहीं मजो आई देख लो। ये सब चीज़ें रही यदि मजो ही मजो है ओ भाई साहब ऊपर रणथंभौर रो राष्ट्रीय उद्यान हुआ। क्या क्या बातें बताए, इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही गजब की बातें, सीधी सीधी बातें पूछी जाएगी, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में बना था। राजस्थान का पहला बाघ परियोजना है, 1973 में बना था। इसको भारतीय बाघों का घर कहते हैं आज बस में। उसके बाद में यहाँ पर काला गरुड़ पाया जाता है। आज बस में लाल सिर वाला तोता भी पाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काला गरुड़ पाया जाता है। मछली बागिन पाई जाती है जिसको पहले T16 कहते थे। इसको भारतीय रणथंभौर की क्वीन कहते हैं, क्रोकोडाइल क्वीन कहते हैं। आज बस उनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है इसको। जब अशोक गहलोत की सरकार थी पिछले साल, तो मछली बागिन की जो पुत्री थी T19, उसका नाम
एथलेटिक्स जो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है कृष्णा पूनिया, उसके नाम पर इसका नाम कृष्णा रख दिया। और यहाँ पर ये जोगी महल है, रणथंभौर का किला है, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, आलर झील वगैरह, ये सब कुछ यहीं पर है। ध्यान रख देना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बहुत ही तगड़ी बात है। आया बात समझ में? ये हो गया दोस्तों रणथंभौर का अभयारण्य, ये हुआ रणथंभौर का अभयारण्य। लिख दो, ये जितना भी है ये उतार दो, कर दो दोस्तों, ये उतारो, फिर मैं आपको आगे अपने करते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसी रणथंभौर में एक और है। देखो दोस्तों, एक रणथंभौर में यहाँ पर एक आरटीडीसी की होटल बनी हुई है। कौन सी है? झूमर बावड़ी। झूमर बावड़ी दोस्तों, रणथंभौर में जो झूमर बावड़ी है ना, रणथंभौर में झूमर बावड़ी, क्वेश्चन आ सकता है कि झूमर बावड़ी कहाँ है? रणथंभौर में। इस झूमर बावड़ी पर ही, झूमर बावड़ी के पास में आरटीडीसी की होटल चलती है यहाँ पर। आई बस में ये झूमर बावड़ी भी अपने रणथंभौर में ही है। कहीं आप थे घूमन जाओ ना तो इस झूमर बावड़ी में रुक के आना, मजा आ जाएगा भाई साहब बाटे। आई बस में ये हो गया अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आई बस में आगे अब मैं लेता हूँ दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो दोस्तों, ऑनलाइन ऐसी ही पढ़ाई होती है, फास्ट होती है, लेकिन जैसे भी होती है अपने को लिखना होता, अपने को माल से मतलब है, बकवास से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। आई बात समझे? आगे दूसरा लेता हूं दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है अपने भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। ये भाई साहब राष्ट्रीय उद्यान कब बना? पहली बात तो ये याद कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? याद कर लेना, 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना था। ये जो केवलादेव है दोस्तों, इसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं। ये उपनाम है दोस्तों इसका, ये उपनाम है, घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं भाई साहब? इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। यही है भाई साहब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, केवलादेव का मंदिर बना हुआ है। अभी बस में ध्यान रखना ये बात। ये भाई साहब जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है। राजस्थान की पहली रामसर साइट है। याद कर लेना, राजस्थान की पहली जो रामसर साइट है, या राजस्थान की पहली नम भूमि है, या राजस्थान की पहली वेटलैंड है, ये सब कुछ इसी के नाम है दोस्तों। वेटलैंड है ये अपना केवलादेव ही है। कब बना था? 1981 में बना था। 1981 में बना था, जनवरी 1 अक्टूबर 1981 को। 1 अक्टूबर 1981 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान की पहली नमभूमि बनाया गया, राजस्थान की पहली रामसर साइट बनाया गया। दूसरी रामसर साइट कौन सी है? जयपुर की सांबर झील। जयपुर की सांबर झील 1990 में बनी थी वो। दोस्तों उतारो, ये उतारो। और बता देता हूं मैं, यहां पर राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला बनाई गई। राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला बनी गई है। याद कर लेना, राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला बनाई गई। और भी एक बात बता देता हूं, ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। इस सलीम अली की ये कार्यस्थली भी रही है। सलीम अली की ये क्या रही है भाई? कर्मस्थली भी रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डॉक्टर सलीम अली ने अपना आजीवन कहाँ बिताया था भाई साहब? याद कर लेना, वो बिताया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। सलीम अली ने अपना आजीवन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बिताया था। इसीलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सलीम अली एक सेंटर बनाया गया, सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही बनाया गया। ध्यान रख देना। तो क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन सा उद्यान है, कौन सा अभयारण्य है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बर्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षी मैन यानी पक्षियों का आदमी, भारत में पक्षियों का आदमी किसे कहते हैं? वो सलीम अली को कहा जाता है। इनका सेंटर बनाया गया है यहीं पर। भाई साहब उतारो फटाफट, फिर मैं आगे और बता देता हूँ। ध्यान रख देना, बहुत ही गजब की बात है। बताऊँ दोस्तों आगे? हाँ मिटाओ ये आगे दोस्तों। और यहाँ पर क्या बात है, और एक बात और याद रखना, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट लगा देना।
यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कब शामिल करा था, याद कर लेना, 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा अभयारण्य है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, वो है केवलादेव। कब शामिल करा, 1985 में। समझ में आई क्या? आगे भाई साहब यहाँ पर दर्शनीय कौन कौन से स्थल है, या यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हो भाई साहब। एक तो याद रख देना, यहीं पर याद रखना, साइबेरियन सारस। भाई साहब ये जो साइबेरियन सारस है ना, ये रूस से आते हैं सर्दियों में। भाई साहब ये जो साइबेरियन सारस है ना, ये रूस से आते हैं। अब असल में वो रूस से आकर अपने सांबर झील में भी सांबर झील में भी रुकते हैं, और अपने केवलादेव में भी रुकते हैं। भाई साहब ये साइबेरियन सारस सर्दियों में खूब आनंद लेते हैं, मजा करता करता आवे। भाई साहब ये साइबेरियन सारस यहाँ पर आते तो है, खाते क्या है, याद रखना। यहाँ पर एक घास पाई जाती है, उस नाम में कुट्टू घास। कौन सी घास है दोस्तों? कुट्टू घास। और दूसरी घास है दोस्तों मोता घास। दूसरी घास कौन सा है? मोता घास। बड़े चाव से खाते हैं, मजे कर करके खाते हैं। साइबेरियन सारस सर्दियों में रूस से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं अपने केवलादेव में। भाई साहब यहाँ आएंगे तो खाएंगे तो सही ना, तो वो कुट्टू घास खाते, मोता घास खाते। ये कौन खाता है? साइबेरियन सारस। एक बात और बताता हूँ, यहीं पर इस केवलादेव में भी एक और घास पाई जाती है, एंचा घास। कौन सी घास दोस्तों? एंचा घास। ये तो घास भाई साहब इतनी खतरनाक है कि ये घास है तो बढ़िया स्वादिष्ट, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े इस घास पर बैठते हैं ना खाने के लिए, तो भाई साहब घास पहले तो खुली रहे, फिर भाई साहब बंद हो जाए, आका ही रह जाए, बंद हो जाए, तो भाई साहब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इस एंचा घास में फंसकर मर जाते हैं। इस एंचा घास में फंसकर मर जाते हैं भाई साहब। ये इतनी खतरनाक है, ये डेंजर घास है भाई साहब। कीड़े मकोड़े समझदार है भाई साहब, इस पर बैठ गए ना तो भाई साहब हम मर जाएंगे। थोड़ा ध्यान रख के वो बैठते हैं, बहुत ही तगड़ी बात है। और भाई साहब देखो, इसी केवलादेव में एक पाइथन पॉइंट बना हुआ है। केवलादेव में पाइथन पॉइंट बना हुआ है। उस पाइथन पॉइंट पर आप क्या देख सकते हो दोस्तों? अजगर देख सकते हो। क्या देख सकते हो? अजगर। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट आई कि भाई साहब केवलादेव में साइबेरियन सारस आते हैं और यहाँ पर अजगर भी देखे जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न पशु पक्षी देखे जाते हैं, इसीलिए तो इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, पक्षियों की प्रजनन स्थली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता के मामले में, पक्षियों में जैव विविधता के मामले में केवलादेव से सानी कोई नहीं है भाई साहब। केवलादेव जितनी जैव विविधता पक्षियों में यहाँ पर देखने को मिलती है, कोई और कहीं नहीं देखने को मिलती है। आई बात समझ में? और इस केवलादेव में जो पानी की व्यवस्था कौन से बांध से होती है? अजान बांध से होती है। कौन से बांध से होती है दोस्तों? अजान बांध से होती है। जो गंभीरी नदी पर अजान बांध बना हुआ है, वो इस अजान बांध से केवलादेव में पानी की सप्लाई होती है। भाई साहब ये हो गया अपना केवलादेव। और एक बात मैं और बता देता हूं, यहाँ पर एक योजना चलती है, गोवर्धन ड्रेन योजना। इस केवलादेव अभयारण्य में गोवर्धन ड्रेन योजना चलती है। इस गोवर्धन ड्रेन योजना के माध्यम से क्या होता है? केवलादेव में जो पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, वो गोवर्धन ड्रेन योजना से ही सप्लाई की जाती है। ये हो गया दोस्तों अपने केवलादेव में क्या क्या पड़ा है समझ लो भाई साहब, बहुत ही तगड़ी बातें हैं। केवलादेव को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में डाला। राजस्थान की पहली यहाँ पर रामसर साइट है, 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट बनी थी। यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। यहाँ पर भाई साहब ये पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जाते हैं। राजस्थान की पहली जीव प्रयोगशाला बनी हुई है, सलीम अली की कर्मस्थली बनी हुई है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भाई साहब और क्या चाहिए? यहाँ पर कुट्टू घास है, साइबेरियन सारस आता है, कुट्टू घास खाता है, मोता घास खाता है। एंचा घास एक ऐसी घास है जिस पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु छोटे छोटे फंसकर मर जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर इन जो अपने अजान बांध से केवलादेव में पानी की सप्लाई होती है, और केवलादेव में ही गोवर्धन ड्रेन योजना चलाई गई, जिसके माध्यम से केवलादेव में पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। ये भाई साहब हो गया अपना केवलादेव। क्या तकलीफ हुई बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन बातें आपसे कर रहा हूँ, बिना फालतू की बातें मैं आपसे ना तो मैं कर रहा हूँ ना कोई मतलब की बातें, जो काम की बातें वो मैं आपसे कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा अपना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स। ये अपना राष्ट्रीय लास्ट है, फिर उसके बाद में बाकी कल पढ़ेंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ कहाँ फैला है दोस्तों? कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ये भाई साहब राष्ट्रीय उद्यान कब बना? बहुत ही गजब की बात है। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? याद कर लेना दोस्तों, 9 जनवरी 2012 को बना था। ये बाघ परियोजना कब बनी थी? या बाघ परियोजना कब बनी थी? याद कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान बना उससे 1 साल बाद में बाघ परियोजना बनी थी। इसका प्राचीन नाम क्या है? इस मुकुंदरा हिल्स को प्राचीन नाम क्या था? इसको कहते थे दर्रा अभयारण्य। क्या कहते थे दोस्तों? दर्रा अभयारण्य कहते थे। दर्रा अभयारण्य कहते थे। भाई साहब यहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे क्या? याद कर लेना, गागरोनी तोता देखोगे। क्या देखोगे दोस्तों? गागरोनी तोता देखोगे। गागरोनी तोता इसी को कहते हैं भाई साहब हिंदुओं का आकाश लोचन कहोगे। ये इसी को कहते हैं गागरोनी तोते को। भाई साहब ये इतना खतरनाक है वो गागरोनी तोतो। इन्हें थे कह दियो थे पढ़ रहा कटुओ थे, इन्हें गागरोनी तोता ने कह दियो कि मैं J2 ऑफिशियल से पढ़ रहा हूँ। गागरोनी तोता वापस कह गया मैं भी J2 ऑफिशियल से पढ़ रहा हूँ। गजब का भाई साहब, यानी कि मानव की हूबहू नकल करता है। आपने मजाक में भी इसको कह दिया ना कि मैं जीतू सर से पढ़ता हूँ भाई साहब, जितेंद्र जी सर से पढ़ता हूँ या जीतू सर से पढ़ता हूँ, J2 ऑफिशियल से पढ़ता हूँ। आपने इस गागरोनी तोते को कह दिया ना भाई साहब, ये आपकी खैर नहीं छोड़ेगा। ये सब जगह जाएगा ना, सब जगह यही कहेगा मैं तो J2 ऑफिशियल से पढ़ता हूँ। बिल्कुल मानव की हूबहू नकल मिलाता है। मानव जैसा बोलता है वैसा वैसा भाई साहब ये भी बोलता है। गजब का आदमी है, गजब का है पशु, गजब है भाई साहब। गागरोनी तोते के लिए इसको हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। ये मुकुंदरा हिल्स में ही पाया जाता है। अब भाई साहब थे मुकुंदरा हिल्स में पाया लगाने तो घियूरा और कहीं कहीं देखो मैं आज ही आपने बताई दो। मिटाओ दोस्तों, ये आप उतार दो, एक बार फटाफट उतार दो, फिर मैं आगे और चीज़ बता देता हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें और भी है, मिटा दो दोस्तों। ठीक है, आगे इस गागरोनी यहाँ पर आप मुकुंदरा हिल्स में जाओगे तो देखोगे क्या यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पर एक बना हुआ है दोस्तों अबली मिणी का महल। अबली मिणी का महल भाई साहब कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह हड़ा। मुकुंद सिंह हड़ा की पासवान थी। मुकुंद सिंह हड़ा की पासवान थी भाई साहब। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मजा नहीं आएगा, ठीक रहेगा, अच्छी बातें नहीं है। मुकुंद सिंह हड़ा की पासवान थी जिसका नाम था अबली मिणी। इस अबली मिणी के याद में भाई साहब मुकुंद सिंह हड़ा ने बनाया अबली मिणी का महल। 5 मंजिला ये महल है, अबली मिणी का महल। मुकुंद सिंह हड़ा ने बनाया था अपनी प्रेमिका के लिए। गजब का आदमी था, अपनी प्रेमिका के लिए 5 मंजिला हवा महल बना दिया। इसको हड़ौती का हवा महल कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, राजस्थान का छोटा हवा महल कहते हैं। ये भाई साहब अबली मिणी का महल है। ये आप मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा अभयारण्य में जाओगे ना, वहां पे देखोगे, ध्यान रखना। यहां पर क्या बना हुआ है दोस्तों? कोटा का दुर्ग बना हुआ है। यहां पर कोटा दुर्ग बना हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है दोस्तों? रावटा झील है दोस्तों। यहां पर रावटा झील बनी हुई है। यहां पर रावटा झील। तो बताओ दोस्तों मावटा झील कहां है? मावटा झील कहां पर है यह आप कमेंट में बताना मुझे, कि मावटा झील कहां है यह आप कमेंट में बताना दोस्तों। मैंने बताया यहां पर रावटा झील पाई जाती है, कोटा दुर्ग है, रावटा झील है, कोटा दुर्ग है, अबली मिणी का महल है। और यहाँ पर एक और स्थान है दोस्तों जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है ना, वहाँ पर एक बारडोली है। बारडोली का शिव मंदिर भी यहीं पर है। बारडोली का शिव मंदिर भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन भी भाई साहब रीट में पूछा था। ये भी क्वेश्चन रीट में पूछा था, बहुत ही खतरनाक है कि बारडोली का क्या प्रसिद्ध है? बारडोली का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। बारडोली का शिव मंदिर प्रसिद्ध है, ध्यान रख देना। बहुत ही गजब की बात है। अबली मिणी का महल है, रावटा झील है, बारडोली का शिव मंदिर है। ये सब के सब अपने मुकुंदरा हिल्स में ही स्थित है, मुकुंदरा अभयारण्य में स्थित है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये सब के सब चीजें दोस्तों। मावटा झील कहाँ है आप कमेंट में मुझे बताना। आई बात सुन में दोस्तों, आज का मैं सेशन यही खत्म करूंगा। अच्छी अच्छी चीजें मैंने बहुत ही गजब की बातें बताई। पहले सबसे पहले जैव विविधताओं के बारे में बताया था। उसके बाद में जैव विविधताओं का संरक्षण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। फिर मैंने मुख्य मुख्य बातें बताई कि राष्ट्रीय उद्यान कितने, मृगवन कितने, आखेट निषेध क्षेत्र कितने, बाघ परियोजनाएं कितनी है, रामसर साइट कितनी है, सब कुछ बताया। फिर मैंने राष्ट्रीय उद्यान लिए थे रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। मैं मानता हूँ दोस्तों 1 घंटे के आसपास टाइम हो गया और बीच में थोड़ा
वीडियो थोड़ा इधर उधर भी हुआ था, लेकिन मैंने वापस सही कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, ये आपको कैसे लगे आप ज़रूर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों जितना हो सके आप इसको फैलाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसके जो जितने भी सब्सक्राइब है और जितने भी इतने सब कुछ है वो जितने जल्दी हो सके होने दो और आप करवा दीजिए। उसके बाद में मैं इसमें और कुछ सुधार करने वाला, मैं चाहता हूँ यही इस बोर्ड को मैं और किसी अन्य चीज़ में परिवर्तित करके इस काम को और बेहतर ढंग से आपके सामने पेश हो सकूँ। मुझे पता है दोस्तों मेरे पास में कोई आकर्षण नहीं है, किसी के पास में डिजिटल बोर्ड हो ये वो तो लोग बहुत उसको इंटरेस्ट है देखते, बहुत चाव से देखते, लेकिन मैटर मेरे से भी कम मिलेगा। मैं आपको अच्छा मैटर दे रहा हूँ लेकिन मेरे पास में आकर्षण नहीं है, इसीलिए मेरे पास में कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह एकदम यूँ वो नहीं है, इसीलिए लोग कम इंटरेस्ट लेते, लेकिन माल मैटर यही मिलने वाला है और कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। ठीक है दोस्तों, कल अपन इसके आगे करेंगे कौन कौन से अभ्यारण्य वगैरह कंजर्वेशन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो कल वाले वीडियो में मैं आपको खत्म करवा दूंगा। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें रटने वाली चीज़ें याद करना पड़ेगा आपको, रटने वाली चीज़ें मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई समझने वाली चीज़ें नहीं है, दिमाग में उतारो फटाफट। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।